Okay, good morning students. So in unit 2 आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड चीज राइपनिंग. सो एक्सेलरेटेड चीज राइपनिंग मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि चीज मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली दो स्टेप्स होते हैं. वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज राइपनिंग. राइपनिंग मतलब वो चेंजेस जो चीज कर्ड में आते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, फ्लेवर, एरोमा आपकी चीज के अंदर डेवलप होता है. तो उस राइपनिंग के टाइम को कम करने के लिए या उस राइपनिंग को जल्दी करने के लिए चीज की कौन कौन सी टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच इस्तेमाल की जाती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो राइपनिंग एक्चुअली होता क्या है? राइपनिंग ऑफ चीज रेफर्स टू फिजिकल and biochemical changes that takes place in cheese when it is being held under specific and controlled condition. जब चीज कर्ड को आप स्पेसिफिक कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखते हो, उसके रखने पर उसमें जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी और बायोकेमिकल चेंजेस भी, जो चेंजेस डेवलप होते हैं वो कहलाता है राइपनिंग ऑफ चीज. जो राइपनिंग ऑफ चीज है वही रिस्पॉन्सिबल होता है चीज के टेस्ट, फ्लेवर, एरोमा के लिए, टेक्सचर के लिए. ठीक है. सो जनरली अगर हम कुछ भी टेक्निक नहीं लगाएं तो चीज को राइपनिंग के लिए 6 से 12 महीने तक लग सकते हैं. ठीक है. सो देयर कैन बी टू पैरामीटर्स. दो पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं अगर हम राइपनिंग के पीरियड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं. पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है. तो राइपनिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? दो तरीके के मेजर चेंजेस आते हैं आपके चीज के कर्ड में राइपनिंग के दौरान. पहला होता है फिजिकल चेंज, सेकंड इज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज मतलब देखने में जो चीज कर्ड है उसकी अपीयरेंस में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं. सो फिजिकल चेंजेस आपके कैसे आते हैं कि जो नॉर्मल आपका फ्रेश कर्ड होता है वो चेंज हो जाता है मेलो वैक्सी प्रोडक्ट में. उसमें वैक्सीनेस आ जाती है ड्यू टू लिपोलिसिस, वेलवेटीनेस आ जाती है, थोड़ा वैक्सी प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ एरोमा डेवलप हो जाता है, टेस्ट डेवलप हो जाता है. और जो केमिकल चेंजेस आते हैं आपके वो मेजरली 3 तरीके से होते हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज प्रोटियोलिसिस एंड थर्ड इज लिपोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या हुआ, जो लैक्टोज था मिल्क में वो स्टार्टर कल्चर उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. जो फर्दर लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उससे आपको कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे डाइएसिटाइल, एसिटाइल मिथाइल कार्बोनॉल. ये सब आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लैक्टेट मेटाबॉलिज्म के. इसी तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं वो टूटते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, proteins are the biomolecules, biopolymers which are made up of amino acids. तो जब प्रोटीन्स को हम तोड़ते हैं जो शॉर्टर चेन बनती है उन्हें पेप्टाइड कहते हैं, और जब पेप्टाइड्स को तोड़ा जाता है तो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं. ठीक है. ये अमीनो एसिड्स सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर डेवलप होता है. इसी के साथ जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड चेंज होता है केमिकल, वो होता है लिपोलिसिस. लिपोलिसिस मतलब लिपिड की लाइसिस. लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन. जब जो फैट्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं फैटी एसिड में. ठीक है. सो दीज आर द चेंजेस, ripening changes that occur in the ripening of cheese.
अब अगर नॉर्मल आपकी अप्रोचेस देखी जाए तो द राइपनिंग ऑफ चीज जो होती है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और अगर उसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेशन के कॉस्ट ऐड हो जाती है, काफी ज्यादा लेबर एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डैमेज भी कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, इसलिए उसमें यील्ड भी कम मिलती है एंड लॉस होता है आपका। ठीक है, सो राइपनिंग पीरियड को कम करने के लिए और जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं उनको स्पीड बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। अगर आप इसमें टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस देखोगे, सो देयर आर टू टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, जैसा कि आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द राइपनिंग। द फर्स्ट इज द टेम्परेचर एंड द सेकंड इज द ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इफ राइपनिंग इज डन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप राइपनिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू डू द राइपनिंग एट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 2 to 3 weeks, तो आपकी इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेवर दैट यू नीड, कि आप कितने दिन के लिए उसको रखते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पर, then you can shorten the period of this thing ripening. Okay, so as a result of elevated temperature, बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होता है एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका मॉइस्चर कंट्रोल। चीज की स्लरी बनाई जाती है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया जाता है और उसको इंक्यूबेट किया जाता है हायर टेम्परेचर पर, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अ फ्यू डेज। अगर आपकी चीज स्लरी में 40% टोटल सॉलिड्स होते हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डेवलप कर देता है चीज में इन अ फ्यू डेज विच वुड टेक मंथ्स अदरवाइज। ओके, लेकिन फिर भी ये जो आपके टेक्नोलॉजिकल अप्रोच हैं, लाइक मॉइस्चर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, these approaches they have a problem of lack of control। तो इन अप्रोचेस में एक ये प्रॉब्लम आती है कि इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, चीज की जो फ्लेवर होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑफ फ्लेवर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, चीज में बिटरनेस आ जाती है, ऑफ फ्लेवर्स डेवलप हो जाते हैं। सो इन सब शॉर्टकमिंग्स को हैंडल करने के लिए हम मूव करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस पर। बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस इसमें आ जाती हैं एक्सोजीनियस एंजाइम्स। एक्सोजीनियस एंजाइम्स मतलब जो बाहर से हम एंजाइम्स ऐड करते हैं। इसके साथ साथ आते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेटेड एंजाइम, immobilized enzyme, use of attenuated starter cultures, adjunct cultures or genetically modified lactic cultures. So we will be covering exogenous enzyme, microencapsulated enzymes and immobilized enzymes. Exogenous मतलब exo means outside, तो बाहर से जब हम enzymes ऐड करते हैं, बाहर से हम जब एक्स्ट्रा एंजाइम्स अपने राइपनिंग के दौरान, चीज राइपनिंग के दौरान अगर ऐड करते हैं चीज के कर्ड में, देन दीज एंजाइम्स आर नोन एज एक्सोजीनियस एंजाइम। तो ब्रॉडली there are three categories of enzymes that are added during the cheese ripening. First class is beta galactosidases, second is proteolytic enzymes, and third is lipolytic enzymes. So बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रोटियोलिटिक एंड लिपोलिटिक, ये मेजरली तीन आपके एंजाइम्स हैं जो ऐड किए जाते हैं चीज राइपनिंग के दौरान। इसमें सबसे पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस जो होता है उसका ये काम होता है एंजाइम का कि जो मिल्क में लैक्टोज होता है इसको ये ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में।
तो जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस जो होते हैं ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं मिल्क के लैक्टोज को। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क में प्रेजेंट शुगर होती है। इट इज अ डाइसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब होता है, जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करता है तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टार्टर कल्चर्स होते हैं, वो ग्लूकोज को जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू लैक्टोज। तो जब उन्हें रेडी ग्लूकोज मिल जाता है तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे आपके स्टार्टर कल्चर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो बाकी के बायोकेमिकल चेंजेस भी जल्दी होंगे। So beta galactosidase helps in accelerating the cheese ripening by reducing the sugaring time due to faster development of acidity due to enhanced growth. जितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होगा माइक्रोब्स का उतनी जल्दी वो लैक्टोज को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। एसिडिटी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगी और जितनी ज्यादा एसिडिटी जल्दी बढ़ेगी उतना ही राइपनिंग पीरियड कम होगा। और क्यों कम होगा? क्योंकि जो एंजाइम्स होंगे प्रोटीनेजेस वो भी इनडायरेक्टली बढ़ेंगे। जैसे जैसे स्टार्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी एंजाइम्स की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमें पढ़नी है इट इज प्रोटीनेजेस। प्रोटीनेजेस मतलब होता है वो एंजाइम्स जो प्रोटीन को ब्रेक करें। ओके, तो प्रोटीनेजेस में आपका टिपिकल एग्जांपल होगा काइमोसिन। प्रोटीनेजेस जो होते हैं वो नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं स्टार्टर कल्चर्स में और नॉन स्टार्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो कैटेगरी हो जाती हैं, एक होता है प्रोटीनेजेस और एक होता है पेप्टाइडेजेस। प्रोटीनेजेस आपका प्रॉपर जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद वो देता है पेप्टाइड्स, जो स्मॉलर चेन्स होती हैं amino acids की, those are known as peptides. So proteinases will break the protein into peptides and the peptides will further break down the peptidases will further break down the peptides to free amino acids. ठीक है, प्रोटीनेजेस जो होते हैं वो राइपनिंग पीरियड को कम करते हैं क्योंकि वो पेप्टाइड्स को फॉर्म करते हैं। क्योंकि जब प्रोटीन टूट जाएगा तो पेप्टाइड्स फॉर्म होंगे और जैसे जैसे पेप्टाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अवेलेबिलिटी बढ़ती है, तो आपका फ्लेवर जो कंपाउंड होते हैं वो जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं। प्रोटीनेजेस तीन तरीके के होते हैं, एसिड प्रोटीनेजेस, एल्कलाइन प्रोटीनेजेस और न्यूट्रल प्रोटीनेजेस। जो एसिड और एल्कलाइन प्रोटीनेजेस होते हैं उनसे वीक सॉफ्ट बॉडी और क्रम्बली टेक्सचर मिलता है, जबकि जो न्यूट्रल प्रोटीनेजेस होते हैं उससे गुड क्वालिटी का चीज मिलता है। The proteinases derived from Aspergillus species, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus caseolithicus, and Bacillus subtilis have been tested. हालांकि जो प्रोटीनेजेस के एडिशन से राइपनिंग पीरियड है वो 35 to 50% कम हो जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप प्रोटीनेजेस ऐड करते हो तो उसमें चीज में कड़वाहट आ जाती है, बिटरनेस डेवलप हो जाता है विच इज अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सिर्फ पेप्टाइडेज ऐड करोगे तो पेप्टाइडेज जो होता है वो सिर्फ पेप्टाइड को ब्रेक करेगा, वो एडिशनल प्रोटियोलिसिस नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर, क्योंकि उसे पेप्टाइड्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि प्रोटीन नहीं ब्रेक होगा, तो उसमें प्रॉपर जो है फ्लेवर डेवलप नहीं होगा, फ्लेवर इंटेंसिटी नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर सिर्फ प्रोटीनेजेस आप ऐड करेंगे अपने चीज कर्ड में तो प्रोटीनेजेस जो होंगे वो पेप्टाइड्स तो बना देंगे लेकिन फ्री अमीनो एसिड नहीं रिलीज करेंगे बिकॉज इट विल नॉट ब्रेक द पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स जो होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट कर जाएंगे,
जिसकी वजह से कड़वाहट आ जाएगी। तो सिर्फ प्रोटीनेजेस भी नहीं ऐड कर सकते और सिर्फ पेप्टाइडेजेस भी नहीं ऐड कर सकते। इसीलिए प्रोटीनेज और पेप्टाइडेज का एक कॉम्बिनेशन ऐड किया जाता है अपने चीज में ड्यूरिंग राइपनिंग। और ये जो कॉम्बिनेशन आप ऐड करते हो प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस का, वो क्या करता है, प्रोटीनेजेस प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड्स बनाएंगे और फिर वही पेप्टाइड्स पेप्टाइडेज एंजाइम यूज करके अमीनो एसिड्स को बनाएंगे, जिससे कि आपका प्रॉपर फ्लेवर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा और बिटरनेस भी नहीं आएगी चीज में। जो थर्ड कैटेगरी आपकी आती है वो होती है लाइपेजेस। लाइपेजेस मतलब वो एंजाइम्स जो ब्रेक करते हैं लिपिड्स को। ओके, लाइपेजेस जनरली उन फ्लेवर्ड चीजेस में ऐड किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड चीज होते हैं, जैसे कि इटालियन चीज, ब्लू बीन चीजेस, ठीक है। लेकिन जो डेलिकेट चीज होते हैं जैसे चेडार चीज हो गया, उसमें लाइपेजेस ऐड नहीं किए जाते हैं। लाइपेजेस का क्या मतलब हो गया समझिए, जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करे। अब प्रॉपर और बैलेंस्ड फ्लेवर के लिए चीज में इन सारे तीनों एंजाइम्स का प्रॉपर मिक्सचर ऐड किया जाता है, जिससे कि रेट भी इंक्रीज हो जाए, राइपनिंग का जल्दी हो जाए, फास्टर हो जाए, और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने हैं चीज में वो भी प्रॉपर डेवलप हो, किसी तरीके की बिटरनेस ना हो। तो इसके लिए जो इन एंजाइम्स का कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन आता है वो अवेलेबल होता है डिफरेंट ब्रांड नेम्स में, जैसे कि एजलैक, न्यूट्रेज, DCA50, और इसमें और भी काफी वेराइटीज कॉमर्शियली अवेलेबल हैं जो एक्सोजीनियस एंजाइम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि चीज कर्ड में राइपनिंग के लिए ऐड किए जाते हैं। अब चीज कर्ड में आप एंजाइम कितनी तरीके से ऐड कर सकते हो। देखो, पहला तरीका तो ये होता है कि जो मिल्क होता है, चीज मिल्क होता है या चीज कर्ड होता है, चीज मिल्क में डायरेक्टली आप एंजाइम्स को ऐड कर दो। उससे क्या होगा, प्रॉपरली एंजाइम्स पूरे मिल्क में मिक्स हो जाएंगे और जो आपका एंजाइम होगा उसके सबस्ट्रेट से प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे जब आपके चीज कर्ड में से वे सेपरेट होता है तो क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द आपके एंजाइम्स होंगे 60 to 90% जो एंजाइम होते हैं वो वे के साथ रिमूव हो जाते हैं। तो वी लूज, there is a loss of enzyme. Majority of the enzyme goes in the whey because it is soluble in whey. It is soluble in water, so it gets lost. इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप इनिशियली डाल देते हो एंजाइम्स को तो बहुत ही जल्दी केजिन का ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो प्रॉपर जेल बनना चाहिए, स्ट्रेंथ बननी चाहिए आपके चीज कर्ड में, वो नहीं बन पाती है। दूसरा जो ऑल्टरनेट होता है आपका एंजाइम्स को ऐड करने का, वो ये होता है कि चीज जब कर्ड बन गया उसके ऊपर से सॉल्ट में मिक्स कर करके एंजाइम्स को स्प्रे किया जाता है या स्प्रिंकल किया जाएगा चीज कर्ड के सरफेस पर। लेकिन इसके भी कुछ नुकसान है। अब इसमें क्या हुआ, जो वे के साथ लॉस हो रहा था आपका, वो लॉस तो नहीं हुआ, बट इसका लिमिटेशन क्या है कि जो सॉल्ट होता है ना वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा और जल्दी डिसॉल्व कर जाएगा, जबकि एंजाइम जो होता है वो थोड़ी देर में पेनिट्रेट करता है। इसकी वजह से क्या होगा, हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं, और हॉटस्पॉट्स बनने की वजह से आपका प्रॉपर जो चीज होता है उसमें फ्लेवर यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है चीज के अंदर। तो इसी के लिए इन लिमिटेशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास तरीके होते हैं। इसमें क्या तरीका होता है, फर्स्ट मेथड इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके की बॉल होगी, ठीक है, इनसाइड दैट बॉल और सैक बोरा टाइप का होता है, ओके।
तो inside that sac or vacuole, or you can say specifically liposomes अगर आप कहें, तो उसमें एक कोर होती है जो अंदर का पोर्शन होता है, इट इज एक्वस कोर, मतलब एक्वस एनवायरनमेंट होता है वहां पर. इन दैट यू फिल योर एंजाइम, you encapsulate it with the lipid layer. एंजाइम्स आपके लिपिड्स के सैक में अंदर एनकैप्सुलेटेड होते हैं. The enzyme of interest is encapsulated in some type of artificial sacs, usually with the object of protecting it from the environment. अब ये क्या होता है, आप नॉर्मली जो माइक्रो एनकैप्सुलेटेड एंजाइम है जो लिपिड के सैक में अंदर एनकैप्सुलेटेड है, बंद है, उसे यू कैन डायरेक्टली ऐड इनटू द मिल्क. और उसको ऐड करने की वजह से क्या होगा, मिल्क में वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके चीज के कर्ड में. एंड बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज, दे डू नॉट गो इनटू द वे. ओके, ये चीज कर्ड में ही एंट्रैप हो जाते हैं, अटक के रह जाते हैं, एंड वी डू नॉट लूज द एंजाइम इनटू द वे. और जैसे जैसे आपकी ग्रेजुअली एसिडिटी इंक्रीज होती है with the increasing population of the starter culture, जैसे जैसे आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये लिपिड्स जो होंगे वो डिसॉल्व होते हैं ग्रेजुअली इनसाइड द चीज कर्ड, और ग्रेजुअली ही एंजाइम्स इन लिपोसोम्स में से सिक्रीट आउट होते हैं या रिलीज होते हैं. लिपोसोम्स होते क्या है, दीज आर आर्टिफिशियल सैक्स और कैप्सूल टाइप का समझ लीजिए, in microvesicle form consisting of a central aqueous core surrounded by one or more eccentric layers of fat. Liposomes are formed from phosphatidylcholine. These are stable in milk for long time enough to be included in curd and being pressed along with the curd. तो वे में इनका लॉस नहीं होता. साइज इनका अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोन. जब लिपोसोम्स को ऐड करते हैं मिल्क में, बिकॉज उसका जो पार्टिकुलेट नेचर होता है, तो ये आपके चीज कर्ड के मैट्रिक्स में रह जाते हैं और वे में लॉस इनका नहीं होता है. और जैसे जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ये एंजाइम्स लिबरेट करने लगते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, सिंपल है, ऐड करना, मिल्क में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लॉस नहीं होता एंजाइम का वे में, फ्लेवर मेंटेन रहता है, एब्सेंस ऑफ बॉडी एंड टेक्सचरल डिफेक्ट्स as enzymes are uniformly distributed, better and good mouthfeel as it contains high fats due to the presence of capsules. Now the next is immobilization of enzymes. Mobile मतलब क्या होता है, which can move from one place to another. अब एंजाइम्स का, as I have told you, these are the biocatalyst. एंजाइम्स सिर्फ रिएक्शंस के रेट को बढ़ाते हैं, कभी भी एंजाइम खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता या फिर यूज्ड अप नहीं होता. ठीक है, इसीलिए एक एंजाइम के मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में. अब अगर आप एंजाइम्स को डायरेक्ट मिल्क में ऐड कर देते हो तो क्या होता है, रिएक्शन खत्म हो गई, चीज फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद यू कैन नॉट आइसोलेट दैट एंजाइम अगेन, सो यू कैन नॉट रीयूज दैट एंजाइम. तो इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती है, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स. इसमें क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं, एक इनर्ट मतलब जो किसी चीज से रिएक्ट ना करे, एक इनर्ट मटेरियल लेते हैं जैसे कि कैल्शियम एल्जिनेट हो गया, इस सरफेस पे एंजाइम को अटैच कर देते हैं. ठीक है, और जब ये एंजाइम इस सरफेस पे इमोबिलाइज हो जाता है, अटैच हो जाता है, देन इस सरफेस के ऊपर से आपके सबस्ट्रेट को पास किया जाता है, एंड वंस इट इज पासिंग, इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट.
and the enzyme can again be reused without being lost in the reaction. Immobilization is defined as the imprisonment of a biocatalyst in a distinct phase that allows exchange but is separated from bulk phase in which substrate effector inhibitor molecules are dispersed and monitored. जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता है वो फिजिकली या कोवेलेंटली आप कह सकते हैं बॉन्डेड होता है एक इनर्ट मटेरियल से, ठीक है. The matrix is usually a highly molecular weight polymer such as polyacrylamide, carrageenan, chitin, cellulose, starch, glass beads, etc. अब immobilization के advantages क्या है? जो इमोबिलाइजेशन होता है उससे क्या होता है, आप एंजाइम को रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो और एंजाइम्स को प्रोडक्ट्स में से सेपरेट इजिली किया जा सकता है. इसी तरीके से जो एंजाइम्स इमोबिलाइज होते हैं क्योंकि एक सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं, मैट्रिक्स से बाइंड होते हैं, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं पीएच और टेम्परेचर के चेंज में. तो दे आर लेसर सेंसिटिव टू द ऑपरेशनल चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर और इनके थ्रू आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो एंजाइम. इसी के साथ जो रिएक्शन मिक्सचर होता है या प्रोडक्ट होता है उसमें सिर्फ आपका सॉल्वेंट होगा और प्रोडक्ट्स होंगे. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द contamination with the enzymes or the removal of the enzymes later on. Immobilization also improves the efficacy and efficiency of an enzyme, and certain manipulation of chemical reactions are better possible with immobilized enzymes. So we have discussed about various exogenous enzymes, that is proteinases, peptidases, lipases. We have studied about the microencapsulated enzymes in which the enzyme is encapsulated or captured inside the lipid vesicles, and we have also studied about the immobilized enzymes. So this is all about today's lecture. Thank you.